तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसकी स्टडी करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। तो वीडियो की अगर बात की जाती है तो पेपर फर्स्ट जो है उसका नाम है यहाँ पे सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसकी हमने यूनिट 3 की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, आनुवंशिक वंशानुगति। स्टूडेंट, जेनेटिक्स की अगर बात की जाती है, मतलब आनुवंशिकी की अगर बात की जाती है, तो आनुवंशिकी एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम किस तरीके से एक जो लक्षण है वो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, और वो लक्षण कैसे एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होते हैं उसकी भी स्टडी करेंगे। एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के अंदर 2 आँख, 1 नाक, 2 कान और लगभग बालों का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है। ये एक सामान्य लक्षण है। और जब आपका जन्म हुआ है या आगे आने वाली जो भी प्रोजेनी होगी, जो भी संतान होगी, उसके अंदर भी वो लक्षण जो है वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो लक्षण जो है वो समान जो है वो क्यों आते हैं? उन्हीं चीज़ों की स्टडी करता है ये हमारा जेनेटिक्स। तो हम इसी वीडियो के अंदर उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारा ये हिस्टोरिकल पार्ट है, मतलब ऐतिहासिक पार्ट, कि जेनेटिक्स पे किस किस साइंटिस्ट ने अपने काम किए और कब तक उन्होंने अपना काम किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स बेसिकली 2 डिफरेंट जो यूनिट है उससे मिलकर बना होता है। उसके अंदर सबसे पहले यूनिट हमारी आती है हेरिडिटी, और सेकंड आता है हमारा वेरिएशन। हेरिडिटी की अगर बात की जाती है तो हेरिडिटी का सीधा सा मतलब होता है वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब, जो कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स से जो लक्षण हमारी संतानों में आए हैं उसी को हम क्या कहेंगे? वंशानुगति। यानी कि एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं? हेरिडिटी के नाम से जानते हैं, वंशानुगति के नाम से। दूसरी बात कि एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे वेरिएशन, विभिन्नता। विभिन्नता की अगर बात की जाती है तो विभिन्नता का सीधा सा मतलब होता है कि अगर 2 समान जीवों के बीच में कोई भी ऐसा लक्षण जो कि आपको अलग दिखता है, मतलब कि आपके पेरेंट्स के अंदर तो वो लक्षण है लेकिन आपके अंदर नहीं है, या आपके पेरेंट्स में वो लक्षण नहीं है आपके अंदर है, तो उस लक्षण को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेरिएशन, विभिन्नता। तो विभिन्नता का सीधा सा मतलब होता है 2 समान जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो असमानता होती है उसको हम किसके नाम से जानेंगे? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जेनेटिक्स के ऊपर जो काम किया है, जेनेटिक्स के ऊपर जो सबसे पहले काम किया था वो किया था हमारे मेंडल ने। ग्रीगर जोहर मेंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने सबसे पहले जेनेटिक्स पे काम किया, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडल को हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ द जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंडल का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो मेंडल का जन्म हुआ है 20 जुलाई 1822 को। मेंडल का जो जन्म है वो कब हुआ है? 20 जुलाई 1822 को हुआ है, जबकि इसकी जो डेथ है वो कब मानी जाती है? 6 जनवरी 1884 को। इन्होंने जो अपना काम है वो अपना काम किसके ऊपर किया है? तो इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर अपना काम किया है। मतलब इन्होंने मटर का अगर हम सामान्य बात करें तो मटर जो है वो सब अपने दैनिक जीवन में हम उसको काम में लेते हैं, तो इन्होंने मटर के ऊपर अपनी स्टडी की है। क्लियर बात यहाँ पे? उस मटर का नाम यहाँ पे कौन सा है? तो उस मटर को यहाँ पे बोला जाता है उद्यान मटर, गार्डन मटर के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये बेसिक सी थोड़ी सी हिस्ट्रिकल पार्ट है हमारा कि जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे और किसने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया। तो मेंडल ने इसके बारे में सबसे पहले बताया, इसलिए मेंडल को हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। क्लियर बात यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बात करते हैं, एक बार आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि मेंडल की जो सफलता के कारण हैं वो क्या क्या है। मतलब मेंडल जो है वो सफल किसकी वजह से हुआ, ऐसे क्या कारण थे कि जो मेंडल का जो काम है वो सफल माना गया है। तो उसकी अगर बात की जाती है तो मेंडल की सफलता के जो रीजन है वो देख लीजिए, आपके सामने है कि मेंडल ने सबसे पहले 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। इसका मतलब मेंडल ने सीमित मात्रा में ही लक्षणों का अध्ययन किया है। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने एक साथ ज़्यादा लक्षण ले लिए, क्योंकि एक साथ ज़्यादा लक्षण अगर हम ले लेते हैं
तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, मेंडल ने क्या लिए है, केवल 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में बात की है, जो भी कैसे थे, विपर्यासी लक्षण थे। इसका मतलब एक लक्षण अलग था और उसका दूसरा लक्षण उन्होंने विपरीत लिया है। इस कंडीशन को हम कहते हैं विपर्यासी। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, विपर्यासी का मतलब क्या होता है कि एक लक्षण छोटा है तो एक लक्षण क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब पादप की लंबाई के अंदर हम बात करें तो पादप या तो लंबा होगा या पादप क्या होगा, छोटा होगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विपर्यासी लक्षण। दूसरी बात, एक समय में उसने केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया है। ये भी एक अच्छी तकनीक थी उसकी कि मेंडल ने एक समय में केवल एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की है। इसका सीधा सा फायदा उसको क्या हुआ कि उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कभी कभार अगर हम बात करें तो हम अगर एक से ज़्यादा काम करने लग जाते हैं तो होता क्या है, एक भी काम सही तरीके से नहीं होता। तो उन्होंने यही किया कि एक समय में इन्होंने एक से ज़्यादा लक्षणों का अध्ययन नहीं किया। तीसरा पॉइंट कि इन्होंने जो भी लक्षण देखे उन लक्षणों का इसने गणितीय विश्लेषण किया है, मतलब मैथमेटिकली उसको क्या किया है, इन्होंने प्रूफ किया है कि हाँ वाकई में ऐसा होता है तो सही होता है। ये भी इसकी सबसे अच्छी हम कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज था, जिसकी वजह से ये सफल हुआ। और फोर्थ पॉइंट हमारा है कि इसने स्वपरागण व परपरागण तकनीक का प्रयोग किया। और लास्ट है हमारा विपुंसन का प्रयोग। स्टूडेंट, स्वपरागण और परपरागण का सीधा सा आपको मतलब बता देता हूँ कि स्वपरागण का मतलब होता है कि जब हम दो समान के बीच में कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। और जब हम दो असमान के बीच में कोई प्रक्रिया करेंगे तो उसको हम कहेंगे परपरागण तकनीक। जो तकनीक इसने यूज में ली है वो सबसे अच्छी तकनीक थी। होती क्या है उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे इसको। और फिफ्थ है इसका विपुंसन। विपुंसन का सीधा सा मतलब होता है कि अपनी इच्छा से किसी भी प्लांट के पुष्प के भाग को हटा देना। कैसे हटाते हैं, किसको हटाते हैं, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने पूछा कि मेंडल ने वाकई में इस मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो बिल्कुल सही बात है, क्यों किया इसका चुनाव। तो सीधी सी पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि इसमें आसानी से स्वपरागण हो सकता है, प्लस आसानी से इसमें क्या हो सकता है, परपरागण हो सकता है। ये भी हम देखेंगे होता क्या है स्वपरागण और परपरागण। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो जीवन चक्र है वो कैसा है, बिल्कुल छोटा है। मतलब कि इसका जो जीवन चक्र है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, इससे हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अगर जीवन चक्र अगर बड़ा होगा तो रिजल्ट हमें लेट मिलेंगे, और लेट अगर रिजल्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए सही नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर व मादा जो है इसमें अलग अलग उपस्थित होते हैं। ये भी हमारे लिए बेनिफिट है कि अगर नर और मादा इसमें अलग अलग होंगे तो परपरागण या जो स्वपरागण की तकनीक है उसको हम आसानी से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्याप्त विपर्यासी लक्षण भी यहाँ पे उपस्थित है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। तो ये कुछ पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर इसको ब्रीफ में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें डिटेल में हम स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस ब्रीफ के अंदर भी समझ में आए। तो पहला हमने देख लिया सफलता के कारण, और सेकंड हमने देखा इसने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मेंडल की तकनीक, जो कि बार बार हम यहाँ पे स्वपरागण, परपरागण और विपुंसन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो नया जो पॉइंट है वो हमारा होगा यहाँ पे मेंडल की तकनीक। तो नेक्स्ट आप देखिए मेंडल की तकनीक क्या है। मेंडल की तकनीक की अगर बात की जाती है तो मेंडल की तकनीक आपको इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि स्वपरागण, परपरागण और विपुंसन। इसके बाद में उसने एक तकनीक का और प्रयोग किया है, तो आप उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसको आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेंडल की तकनीक। ठीक है, मेंडल की तकनीक की अगर बात की जाती है तो मैंने माना कि एक नर प्लांट है, मतलब एक जो पादप होगा वो नर होगा, और दूसरा हमने माना कि वो क्या होगी, मादा। यहाँ पे मैंने उसका एक डायग्राम बनाया छोटा सा। सेकंड हमने यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाया। ठीक है, एक नर होगा और एक क्या होगा, इसमें मादा होगा। आपको पता होगा कि नर को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, और मादा को हम प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। पहली जो तकनीक है वो है इसके अंदर स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए।
स्वपरागण का सीधा सा मतलब होता है कि एक ही पादप के, ध्यान रखना, एक ही पादप के पुष्पों के मध्य जो होने वाली जो प्रक्रिया है जिससे हमें नया प्लांट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। दूसरी बात, यहाँ पे नर और मादा जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्वपरागण नहीं होगा, लेकिन स्वपरागण यहाँ पे होगा। कैसे कि ये जो नर और मादा के जो पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नर और मादा के पुष्प जो है इसी एक ही प्लांट के ऊपर आपको नर भी देखने को मिलता है और एक ही प्लांट पे आपको क्या देखने को मिलता है, मादा भी देखने को मिलती है। इसका मतलब कि यहाँ पे नर अलग पुष्प होगा और मादा पुष्प जो है वो अलग होगा। यहाँ पे हमने ये जो दो प्लांट आपको दिखाए इसका सीधा सा मतलब इतना सा है कि नर प्लांट का जो पुष्प होगा वो अलग तरीके से काम करेगा और मादा का जो पुष्प होगा वो अलग तरीके से काम करेगा। तो मैंने माना कि यहाँ पे एक ये जो पहला पुष्प हमने लिया है वो नर है और दूसरा पुष्प हमने क्या लिया है, मादा। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब है जब ये दोनों जो पुष्प हैं वो आपस में जब क्रॉस करेंगे नया पादप हमें मिलेगा। हमने यहाँ पे माना कि नया पादप जो है वो हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही मिल रहा होगा, ठीक है। ये नया पादप आपको मिला है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे F1PD, या यूं कहेंगे ये संतान है इसकी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पहले जो है पैतृक जो पादप थे उस पैतृक पादप के अंदर इसने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, पैतृक पादप के अंदर इसने अपनाई है परपरागण की प्रक्रिया। मतलब नर जो पादप है उसको अलग यूज में लिया है इसने और मादा को अलग यूज में लिया है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे कि पहले जो पैतृक पादप के अंदर जो प्रोसेस इसने अपनाई है उस प्रोसेस को नाम यहाँ पे हम देंगे परपरागण। लेकिन जब F1PD इसके पास आ जाती है तो F1PD के अंदर इसके सेकंड जो तकनीक यूज में ली है वो है यहाँ पे स्वपरागण वाली तकनीक। सीधी सी बात है, यहाँ पे पैतृक पादप में इसने क्या लिया है, परपरागण का यूज में लिया है और सेकंड जो हमारा F1 पादप इसको मिला है उस F1 पादप में इसने क्या तकनीक इस्तेमाल की है, स्वपरागण की तकनीक। स्व का सीधा सा मतलब है बिल्कुल इसी के जैसे जो पादप होंगे उसी से क्या करवाएगा, ये क्रॉस करवाएगा और फिर आगे जो रिजल्ट मिलेंगे उसको F2PD F3PD नाम देंगे। तो ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो पहले पादप में कौन सी तकनीक का यूज में इस्तेमाल किया है इसने, परपरागण का, और दूसरे में इसने इस्तेमाल किया है स्वपरागण का। क्लियर बात। यहाँ पे ये अलग अलग आपको इसलिए दिखाए गए थे ताकि आपको नर पादप अलग दिखे और मादा पादप यहाँ पे अलग दिखे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे तीसरी तकनीक और है जिसका नाम यहाँ पे हम देते हैं, वो तकनीक यहाँ पे है विपुंसन। विपुंसन। और फोर्थ तकनीक इसकी है वो है थैलीकरण। क्लियर बात। यहाँ पे तीसरी तकनीक की अगर बात की जाती है विपुंसन का सीधा सा मतलब क्या होता है, तो विपुंसन का इतना सा मतलब होगा कि मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में जब बताया था कि इसमें एक ही पादप में नर और मादा पुष्प उपस्थित होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो अगर मैंने कहा कि जब मेंडल परपरागण करवाएगा तो परपरागण करवाने में उसको दिक्कत तो आएगी, क्यों, क्योंकि उसके तो एक ही पादप में नर और मादा मिल रहे हैं तो उसको तो दूसरे पादप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत अगर नहीं पड़ेगी तो फिर तो वो उसकी जो सफलता की जो रीजन है, जो हमारी आनुवंशिकी है, वो तो फेल हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया कि जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है, मतलब परपरागण करवाने के लिए उसने मादा जो पुष्प था, मतलब जो दूसरा प्लांट उसने इस्तेमाल किया, उस दूसरे प्लांट के अंदर उस मादा पुष्प से, उस मादा मतलब उस पादप के अंदर दोनों पुष्प थे, नर और मादा, तो उस पुष्प से या उस पादप से नर वाला जो भाग था उस नर वाले भाग को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, विपुंसन। मतलब पादप से नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। क्लियर बात यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ से इस वाले फ्लावर की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर नर भी होगा तो ये दूसरे पादप के पास थोड़ी ना जाएगा, ये तो इसी के पास में क्रॉस कर लेगा। इसलिए इस पादप से हमने क्या किया, नर भाग को यहाँ से हटा दिया, और नर भाग को अगर हम हटा देंगे तब तो इसको दूसरे पादप की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो इसके अंदर आसानी से क्या हो पाएगा, परपरागण हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि थैलीकरण। थैलीकरण का मतलब क्या है कि जब हम इस भाग से नर भाग को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। मतलब मादा जो विपुंसीकृत जो पादप है,
विपुंसीकृत पादप को थैली से ढक देना, जिससे जो दूसरा जो पादप के जो परागण है या जो परागण है वो इसके ऊपर संपर्क ना कर पाए। तो इस तरीके से मेंडल ने किसका यूज में इस्तेमाल किया है? मेंडल ने 3 तकनीकों का इस्तेमाल किया। पर परागण पैतृक पादप के अंदर, स्वपरागण जो हमारी नई जनरेशन आई है F1PD आई है उसके अंदर, फिर विपुंसन किया, देन उसके बाद में क्या किया उसने? थैलीकरण का इस्तेमाल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पे मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जिसकी स्टडी मेंडल ने की थी वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पादप की ऊंचाई के बारे में। पादप की ऊंचाई की अगर बात की जाती है या कोई सा भी आप जो लक्षण इसके अंदर देखेंगे, टोटल 7 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें एक लक्षण जो है वो प्रभावी होगा, मतलब वो हमें हमेशा चाहे कोई सी भी पीढ़ी हो उसमें वो दिखाई देगा, तो उस लक्षण को हम बोलेंगे प्रभावी। सेकंड लक्षण जो है वो कैसा दिखाई देगा? हमें अप्रभावी होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई की अगर बात की जाती है तो पादप की ऊंचाई के अंदर पहला जो उपलक्षण है वो है यहाँ पे लंबापन, मतलब पादप जो लंबा है उस लक्षण को हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे? प्रभावी के अंदर। और सेकंड जो लक्षण है वो है यहाँ पे बोनापन, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? अप्रभावी है। और सीधी सी बात है, अगर कोई लंबा इंसान होगा उसकी तुलना में अगर हम किसी छोटे इंसान को रखेंगे तो लंबा इंसान हमें क्या दिखेगा? दूर से भी दिख जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये प्रभावी है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। सेकेंड पॉइंट, फूल की स्थिति। तो फूल आपको पता होगा कि जो किसी भी पादप के अंदर जब फूल आते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। पहली यहाँ पे प्रभावी जो पोजीशन है उसको बोलेंगे अक्षीय एक्सियल कंडीशन, मतलब साइड में से, ब्रांच के साइड में से अगर फ्लावर निकलते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अक्षीय। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे शीर्षस, ये अप्रभावी कंडीशन है, मतलब पादप के शीर्ष के ऊपर अगर कोई फूल आते हैं, मतलब यहाँ पे शीर्ष पे अगर कोई फूल आएंगे तो इसको हम बोलेंगे शीर्षस कंडीशन। थर्ड जो लक्षण है वो है यहाँ पे फली का रंग, मतलब आपने देखी होगी जब मटर की फली आती है तो वो हरी कलर की फली होती है, उसको हम क्या बोलेंगे कि शुद्ध मटर है, अच्छे मटर है, मतलब इसमें कोई बीमारी नहीं है, तो उस लक्षण को हम क्या बोलेंगे? प्रभावी। मतलब हरा रंग जो है वो प्रभावी होता है, जबकि पीली फली आपने देखी होगी, मतलब पिचकी हुई फली जिसमें आपको दिखा होगा कि कोई मटर नहीं दिखते, दाने भी नहीं दिखते, तो उसको हम कहते हैं कि बीमारी लग गई, इसके अंदर बीमार हो गया। तो सेम कंडीशन है कि अगर फली का रंग पीला है तो वो क्या होगा? अप्रभावी होगा। फोर्थ है यहाँ पे फली की आकृति, अगर फूली हुई फली है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि अगर फूली हुई फली है तो वो प्रभावी होगी, लेकिन पिचकी हुई फली कैसी होती है? अप्रभावी होती है। दूसरी बात, बीज की आकृति की अगर बात की जाती है तो बीज अगर गोल है, मतलब मटर के दाने बिल्कुल अगर फ्लैट मतलब गोल हैं, फूले हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रभावी। और अगर मटर के दाने कैसे हैं? पिचके हुए हैं, झुर्रीदार हैं, तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं? अप्रभावी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बीज पत्र का रंग। तो बीज पत्र का रंग अगर पीला है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बीज पत्र का रंग अगर पीला है तो वो किसके अंदर रखा जाता है? प्रभावी के अंदर, जबकि उसका हरा रंग किस में रखा जाता है? अप्रभावी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कंफ्यूज जो है बच्चे वो यहीं से होते हैं। किसी भी किताब में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग मिल सकती है, बट इट इज राइट, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर आपको कोई कुछ और बोलता है तो आप उसे ये बोलेंगे कि हमें केवल इतना पता है कि बीज पत्र का पीला रंग प्रभावी होता है जबकि हरा रंग अप्रभावी। नेक्स्ट पॉइंट, बीज चोल का रंग, मतलब बीज कवर का जो रंग होगा तो ग्रे कलर का, सीधा सा मतलब यहाँ पे ग्रे को अगर हम थोड़ा सा एक और नाम दें तो उसको हम बोलते हैं धूसर। तो अगर धूसर रंग या ग्रे रंग आपको दिखता है तो वो होता है प्रभावी, जबकि सफेद रंग अगर आपको दिखता है तो वो किसके अंदर रखा जाता है? अप्रभावी के अंदर। तो ये हमारे टोटल 7 लक्षण हैं जो कि मटर के मेंडल ने स्टडी की है, मेंडल ने उसका अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पूरे आनुवंशिकी के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज में होगा और उन वर्ड्स की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर।